So, hello everyone, a very good morning to all of you. Let's start today's editorial analysis and let's say the heading Scoreboard on the CBSE's credibility, its examination reforms. तो यहाँ पे हम CBSE's credibility के बारे में बात करेंगे, ठीक है। credibility होता क्या है ये भी हम समझेंगे और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स उसके जो बनाए गए हैं वो सब क्या है, ठीक है। आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर से। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 वोकैबुलरी सिलेक्शन। और आज की वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि मैंने लास्ट में आज जाके आपको एक और पैसेज दिया है। इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू टू एडिटोरियल्स और आज के बाद से मैं आपको जो है दो पैराग्राफ या दो पैसेजेस या आप कह सकते हैं दो एडिटोरियल दूंगी प्रैक्टिस के लिए, अच्छी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। स्किमिंग मेथड से आपको रीड करना आना चाहिए और सारी चीज़ें आपको समझनी आनी चाहिए। तो एक तो मैं कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन और दूसरा जो है आप खुद करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन कमिंग डेज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीज भी कराऊंगी, जैसे कि फैक्चुअल बेस, स्टोरी बेस, ये सब होते हैं, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक्स पे, ताकि आपको ना हर चीज़ का आइडिया हो सके कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीज क्या होते हैं और कैसे कैसे आपके एग्जाम्स में उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो एडिटोरियल ही होता है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस से हो चाहे वो द हिंदू से हो, ठीक है। वो बेस्ट है सबसे पहले करना। उसके बाद दूसरे जो पैसेजेस का भी आप टाइप्स का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। इसमें अभी जो हेडिंग है फर्स्ट एडिटोरियल है वो यही है, स्कोर बोर्ड ऑन दी CBSE's क्रेडिबिलिटी इट्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। पार्ट 1 इज वोकैबुलरी क्रेडिबिलिटी, है ना। ये वर्ड हम हिंदी यहाँ पे भी देख रहे हैं हेडिंग में। अब इसका मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड, एक ऐसी क्वालिटी जिसके जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके या बिलीव किया जा सके। सिनोनिम्स देखिए, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी, डिपेंडेबिलिटी, रेपुटेशन, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, एक जैसे से है ना इनके मीनिंग सबके। कमिंग टू द ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स, अनरिलायबिलिटी, डिसऑनेस्टी, डाउटफुलनेस, फॉल्सहुड, डिस्ट्रस्ट, है ना, अविश्वास। तो ये सब क्या है इसके ऑपोजिट्स हैं। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को, क्रेडिबिलिटी को। क्रेडिबिलिटी कम्स फ्रॉम क्रेडिट। कहाँ से आया ये वर्ड, क्रेडिट वर्ड से आया है। पीपल ट्रस्ट यू लाइक अ गुड क्रेडिट स्कोर, है ना। और लोग कैसे ट्रस्ट करते हैं किसी पे, जब उनका गुड क्रेडिट स्कोर होता है ना। आपको पता है ना क्रेडिट स्कोर क्या होता है ना। तो उसके जब पीपल कब ट्रस्ट करेंगे किसी और व्यक्ति पे, किसी और पर्सन पे, जब उसका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा, ठीक है। सो क्रेडिट से बना है क्रेडिबिलिटी। मीनिंग क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, ऐसी क्वालिटी जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके या बिलीव किया जा सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज स्ट्रक्चरल। एडजेक्टिव है, याद रखेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है ग्रामर पार्ट्स में, अगर आपको बेसिक ग्रामर सीखनी है या एडवांस ग्रामर सीखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो पूरी सीरीज अवेलेबल है ग्रामर की प्लेलिस्ट में। सारी चीज़ें मैंने कराई हैं, बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स कवर हैं, नाउन्स और वर्ब्स लेके रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वॉइस तक, ठीक है। सारे टॉपिक्स हैं। आप वहाँ जाके अपनी ग्रामर की जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ग्रामर को अच्छे से सीख सकते हैं। तो दिस इज इन एडजेक्टिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल, रिलेटेड टू द बेसिक फ्रेमवर्क और सिस्टम, है ना। बेसिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड होना या सिस्टम से रिलेटेड होना। सिनोनिम्स देखिए, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, फाउंडेशनल, फ्रेमवर्क बेस्ड, इंस्टीट्यूशनल, है ना। कमिंग टू द एंटोनिम्स, रैंडम, अनऑर्गेनाइज्ड, चायोटिक, इरेगुलर और डिसऑर्डरली। ये सब आप हिंदी मीनिंग भी देखेंगे ताकि आपको आसानी से याद रह सके, अगर आपको हिंदी मीनिंग से याद रहते हैं, ठीक है। चलिए निमोनिक ट्रिक देखते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हम समझ रहे हैं किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ना, ढांचा। स्ट्रक्चर रिलेट्स टू दी फ्रेमवर्क, है ना। किससे रिलेट हो रहा है, किसी चीज़ का फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है फ्लॉज इज अ नाउन, व्हाट इज अ मीनिंग, मिस्टेक्स और वीकनेस, है ना, किसी चीज़ की मिस्टेक्स होना या खामियां होना। सिनोनिम्स क्या होंगे, डिफेक्ट्स, दोष, है ना, डिफेक्ट्स निकल जाते हैं किसी में, तो फ्लॉज हम बोलते हैं उसको। वीकनेसेस, एरर्स, इम्परफेक्शंस, फॉल्ट्स, है ना। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, स्ट्रेंथ्स, शक्तियाँ, परफेक्शंस, एडवांटेजेस, मेरिट्स, एक्सीलेंस, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे, जो कि आपको याद रखते हैं। Now coming to the mnemonic trick of this word, floor sound like floor crack. Floor ऐसा लग रहा है, ऐसा साउंड करता है जैसे कि फ्लोर में क्या है, क्रैक है। अ फ्लो इज अ क्रैक और वीकनेस। फ्लो क्या है, एक क्रैक है या वीकनेस है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फ्लोर पे जो है ना क्रैक हो गया तो फ्लो, ठीक है। वीकनेस, वीक हो गया फ्लोर, तो फ्लो इज, क्योंकि सिनोनिम्स भी इसका यही होता है ना, विद वीकनेस, डिफेक्ट, डिफेक्ट हो गया ना फ्लोर पे,
तो आप इम्परफेक्शन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इवेल्युएटेड इज अ वर्ब। इवेल्युएटेड इज अ वर्ब, क्या मीनिंग है? एग्जामिन और जज केयरफुली, एग्जामिन करना या किसी को जज करना बहुत ध्यान से, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, एक्सेस्ड, जज्ड, रिव्यूड, एग्जामिन्ड, एनालाइज्ड, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स, इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, ओवरलुक्ड, मिसजज्ड, डिसरिगार्डेड, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। निमोनिक ट्रिक देखिए, इवैल्यूएशन हैपेंस इन एग्जाम्स, टीचर्स इवैल्यूएट आंसर शीट्स, है ना। तो इवैल्यूएशन से हम क्या समझ रहे हैं, कब होता है इवैल्यूएशन? एग्जाम्स टाइम में होता है ना, ये हम स्कूल में देख चुके हैं। टीचर्स क्या करती हैं? इवैल्यूएट करती हैं, मतलब चेकआउट करती हैं, देखती हैं उस क्या आंसर शीट्स को, ठीक है। एग्जाम के टाइम होता है इवैल्यूएशन। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है एग्जेक्टिव, क्या मीनिंग है? वेरी इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल, बहुत इंपॉर्टेंट होना या नोटिसेबल होना। सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट, मेजर, क्रूशियल, मीनिंगफुल, रिमार्केबल, ओके। कमिंग टू दी एंटोनिम्स, माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, मीनिंगलेस, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स, है ना। अब निमोनिक ट्रिक देखें, सिग्निफिकेंट हैज साइन, सिग्निफिकेंट का क्या मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट हैज साइन मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट गिव्स अ क्लियर साइन। अब अगर आप सिग्निफिकेंट का सिर्फ साइन वर्ड नोट करें, SIGN, जो इसका शुरू का वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, तो इससे क्या मतलब हमें मिल रहा है? साइन कब मिलता है? किसी चीज़ को कब इंपॉर्टेंट सिग्नल जब हमें मिलने वाला हो तो हमें एक साइन मिलता है, साइन के थ्रू हम समझते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसका मतलब भी यही है, सिग्निफिकेंट को अंदर साइन 4 वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि समथिंग इंपॉर्टेंट गिव्स अ क्लियर साइन, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमें जो है हमें क्लियर साइन मिल रहा है उस चीज़ का। तो सिग्निफिकेंट का मतलब भी यही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल, एक ऐसी चीज़ जिसको नोटिस करने वाली हो या बहुत इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, सिग्निफिकेंट। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस क्या है? नाउन है, मीनिंग क्या है? अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग बाय चांस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हो हैपनिंग होना बाय चांस। सिनोनिम्स देखिए, चांस, एक्सीडेंट, फ्लूक और लक, हैपेंटेंस, हैपेंटेंस, है ना, ये भी एक नया वर्ड देखिए, हैपेंटेंस। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। देखिए वर्ड तो वही रहता है, कभी कभार न्यू वर्ड्स नहीं होते एडिटोरियल में, लेकिन जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि कोई ना कोई नया सिनोनिम या कोई नया वर्ड आ जाता है। तो हैपेंस्टांस भी आप जो है याद रखेंगे वर्ड, ये सब सिनोनिम्स है किसके? कोइंसिडेंस के। कमिंग टू दी एंटोनिम्स, सर्टेनिटी, ठीक है, निश्चित होना, प्लान करना, है ना, इंटेंशन, डिज़ाइन, पर्पस। अब को इंसिडेंस को यहाँ देखिए अलग अलग कर दिया है, को अलग और इंसिडेंस अलग, 2 इंसिडेंट्स हैपनिंग टुगेदर बाय चांस, 2 इंसिडेंट्स जो है वो साथ में एक साथ हो रहे हैं। कमिंग टू द री इवेल्युएशन, 7th क्या है? री इवेल्युएशन इज अ नाउन एंड व्हाट इज द मीनिंग? चेकिंग और असेसिंग अगेन, है ना, दोबारा से चेक करना, किसी को एक्सेस करना। सिनोनिम्स देखिए, री असेसमेंट मतलब दोबारा एक असेसमेंट हो चुका है लेकिन उसको फिर से हो रहा है, री असेसमेंट, है ना। और एक है रिव्यू करना, री चेकिंग, रिकंसिडरिंग और री एग्जामिनेशन, दोबारा से एग्जाम होगा। जिसके आगे कोई भी वर्ड के आगे री लग जाता है, RE, जैसे यहाँ लगा हुआ ना इवैल्यूएशन, तो एक वर्ड है वो हमने अभी पहले भी सीखा इसका मीनिंग वगैरह, लेकिन यहाँ री लगा है मतलब इवैल्यूएशन दोबारा से किया जाएगा, है ना। एंटोनिम्स देखिए, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, फाइनलाइजेशन, कंफर्मेशन, वैलिडेशन, ठीक है। निमोनिक है, री इवैल्यूएशन मीन्स इवैल्यूएशन अगेन, मतलब दोबारा से इवैल्यूएशन का होना। ट्रबल शूटिंग, ये वर्ड बहुत बार आता है ना, क्या मतलब है इसका? किस तरह से यूज़ करेंगे आप? एज अ नाउन और वर्ब यूज़ करेंगे। क्या मीनिंग होता है? फाइंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फाइंड करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सिनोनिम्स देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपेयरिंग, डीबगिंग, फिक्सिंग, रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग मतलब सुधार करना, दोबारा से करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, है ना। तो ये आ गया के सारे सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स, डैमेजिंग, कॉम्प्लिकेटिंग, वर्सनिंग, इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग, है ना, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब देखिए निमोनिक ट्रिक किस तरह से इस वर्ड को आप याद रखेंगे। ट्रबल और शूटिंग को अलग अलग कर दिया है, शूटिंग डाउन ट्रबल्स मतलब ट्रबल्स को शूट डाउन कर देना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ट्रबल शूटिंग। इमीडिएट इज एन एडजेक्टिव, है ना। अब इमीडिएट है तो बहुत कॉमन वर्ड, लेकिन बहुत सारे बच्चों को उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, और अगर मीनिंग समझ में भी आता है, पता है, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कंफ्यूजन है, तो देख लेते हैं। हैपनिंग इंस्टेंटली विदाउट डिले, है ना, जल्दी से किसी काम को करना, डिले ना करना, है ना। सिनोनिम्स देखिए, इंस्टेंट तुरंत, जल्दी, अर्जेंट, प्रॉम्प्ट, ठीक है, और क्विक, डायरेक्ट। कमिंग टू द एंटोनिम्स, डिलेड, स्लो, लेटर, postponed, deferred,
ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। कमिंग टू द निमोनिक, इमीडिएट मीन्स इमीडिएटली, नो वेटिंग, बिना वेट करे हुए वो काम तुरंत हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट या इमीडिएटली। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट इज अ वर्क, व्हाट इज द मीनिंग, टू पुट अ प्लान इनटू एक्शन, किसी प्लान करना किसी एक्शन को ना, वो एक्शन हम करने वाले हैं और उसका पहले से प्लान करना। सिनोनिम्स देखिए, एग्जीक्यूट करना, अप्लाई, एनफोर्स, कैरी आउट, परफॉर्म, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, कैंसिल, इग्नोर, स्टॉप, प्रिवेंट, अबैंडन, ठीक है, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। निमोनिक देखिए, इम्प्लीमेंट अ प्लान मीन्स इम्प्लीमेंट इट इन अ रियल लाइफ, मतलब किसी प्लान को रियल लाइफ में करना, ठीक है, और उसको फॉल्ट वे में ना रखना, मतलब फॉल्स वे में ना करना, किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने का मतलब उसको रियल लाइफ में करना, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट का मतलब यही है। कमिंग टू दी सेकंड पार्ट नाउ, विच इज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स, लेट्स सी। फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड preposition एडवर्ब। याद रखेंगे हम, ये फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है वर्ब्स का, preposition और एडवर्ब का, जिसकी वजह से एक नया मीनिंग फॉर्म होता है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रपोजिशंस नहीं पता और आपको कंफ्यूजन होती है या आपको एक जैसे से लगते हैं, वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में जाके आप फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रपोजिशंस दोनों की डेडिकेटेड वीडियोस बनी हुई हैं, अच्छे से जाके देखिए क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप जो है पता लगा सकते हैं किसका क्या मीनिंग होता है, ट्रिक्स टिप्स सब कुछ मैंने वहाँ पे आपको दे रखा है। चल आ जाते हैं वापस एडिटोरियल एनालिसिस पे। फर्स्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस एडिटोरियल में फ्रेजल वर्ब है पुट थ्रू, पुट के साथ में यहाँ पे थ्रू है, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और डिमांडिंग, है ना, किसी को क्या एक्सपीरियंस करना कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है या बहुत डिमांडिंग है। द टीचर्स वर पुट थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग बिफोर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस से पहले टीचर्स को कहाँ रखा जाता है, किस चीज़ से गुजारा जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जो है किस तरह से वो जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस में काम करना है। टैम्प डाउन, यहाँ देखिए टैम्प के साथ डाउन है, टू रिड्यूस और कंट्रोल समथिंग सच एज एंगर, फियर या टेंशन। क्या करना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना एंगर को, फियर को या किसी टेंशन को। एग्जाम्पल देखिए, द अथॉरिटीज ट्राई टू टैम्प डाउन स्टूडेंट्स कंसर्न्स आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। ओके, दिस इज द फिक्स प्रपोजिशन। यहाँ देखिए इन्वॉल्व के साथ इन है, इन्वॉल्व इन, टू टेक पार्ट इन और बी कनेक्टेड विद एन एक्टिविटी और प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट्स वर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द एग्जामिनेशन सिस्टम। एक्सपर्ट्स किसके अंदर इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है ना, किसका पार्ट है, एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट के साथ ऑन, इम्पैक्ट ऑन, एन इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग, किसी पे इन्फ्लुएंस डालना, इफेक्ट डालना, है ना। एग्जाम्पल, screen fatigue had a negative impact on the evaluator's performance। स्क्रीन फटीग की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया किस पे, इवेल्युएटर्स की परफॉर्मेंस पे। चलिए नेक्स्ट है कोलोकेशंस, लेट्स सी व्हाट ऑल आर दीज फ्रॉम द एडिटोरियल। स्ट्रक्चरल फ्लो, ठीक है, हमने देखा है काफ़ी बार ये न्यूज़ वगैरह में, एडिटोरियल में हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या होते हैं, इट रिफर्स टू डीप वीकनेस और डिफेक्ट्स विद इन द एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, है ना। डीप वीकनेसेस होना या डिफेक्ट्स होना किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर या एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर। जैसे कि स्ट्रक्चरल हमेशा कोलोकेट होगा प्रॉब्लम्स के साथ, फ्लॉज के साथ, इश्यूज के साथ, व्हेन टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम बात करेंगे सिस्टम्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की, तो क्या है, स्ट्रक्चरल कॉमनली कोलोकेट्स विद प्रॉब्लम। जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखेंगे ना न्यूज़पेपर में जिसमें फ्लॉज आ रहे हों, है, डिफेक्ट्स आ रहे हों, इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही, तो उनके साथ ज़रूर स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम किसी डिफेक्ट, फ्लॉ या जो है प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं कहाँ पे, सिस्टम्स के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। हमेशा हम बोलेंगे स्ट्रक्चर फ्लॉज बिकॉज इट साउंड्स फॉर्मल एंड नेचुरल इन एकेडमिक एंड एडिटोरियल इंग्लिश, है ना। हमेशा हम फॉर्मल लिखकर भी आएंगे और बोलेंगे भी क्या, स्ट्रक्चर फ्लॉज, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द रिपोर्ट एक्सपोज स्ट्रक्चर फ्लॉज इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे वो रिपोर्ट के अंदर सामने आ गए। नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स, ये भी देखिए बहुत बार आता है और एक साथ आता है ये भी ना, कलेक्टिव के साथ मेजर्स आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू एक्शंस टेकन टू सॉल्व करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को, ठीक है। करेक्टिव नेचुरली कोलोकेट्स विद मेजर्स, हमेशा कोलोकेट करता है मेजर्स के साथ, एक्शंस के साथ, स्टेप्स के साथ, फॉर्मल इंग्लिश में। हमेशा हम बोलते हैं करेक्टिव मेजर्स क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रेज है, ठीक है, और ऑफिशियल रिपोर्ट्स और एडिटोरियल में हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही बोलेंगे, लिख आएंगे अपने आंसर में भी अगर हमें ये वर्ड, ये कोलोकेशन यूज़ करना है, ठीक है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड करेक्टिव मेजर्स आफ्टर द सिस्टम फेलियर, ठीक है, ये एग्जांपल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, माल प्रैक्टिस,
माल प्रैक्टिस क्या होता है? इम्प्रॉपर, इलीगल, केयरलेस, है ना। प्रोफेशनल बिहेवियर, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, क्लियर, ऑनेस्ट इन एक्शंस एंड प्रोसेस, है ना। क्लियर होना, ओपन होना, किसके अंदर? ऑनेस्ट होना एक्शंस के अंदर और प्रोसेसेस के अंदर अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इडियम्स, पुट थ्रू द पेसेस। फर्स्ट क्या है? पुट थ्रू द पेसेस क्या होता है इसका मतलब? टू टेस्ट समवन थॉरोली टू चेक देयर एबिलिटी और परफॉर्मेंस, किसी को थॉरोली चेक करना ताकि जो है हम उसकी एबिलिटी या परफॉर्मेंस को देख सकें। द इवेलुएटर्स वर नॉट प्रॉपरली पुट थ्रू द पेसेस बिफोर द न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। ओके, तो इसका मतलब आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट है फ्लडेड सोशल मीडिया। अब ये बहुत बार आ रहा है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत हो गया आजकल। तो फ्लडेड सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब होता है? लार्ज, ये जो है एक तरह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ना। लार्ज नंबर ऑफ मैसेजेस एंड कंप्लेंट्स स्प्रेडिंग रैपिडली ऑनलाइन। बहुत सारे जो मैसेजेस और कंप्लेंट्स स्प्रेड हो रहे हैं ऑनलाइन बहुत जल्दी, लार्ज नंबर में। तो क्या बोलेंगे उसे? फ्लडेड सोशल मीडिया। ओके, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स फ्लडेड सोशल मीडिया आफ्टर द रिजल्ट वर अनाउंस। जैसे रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स जो है भर गई कहाँ पे? सोशल मीडिया में। बहुत जल्दी तेजी के साथ फैली क्या? कंप्लेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं जार्गन्स। री इवेल्युएशन इज अ जो है एक क्या बोलेंगे एक एजुकेटेड वे में उसको देखेंगे, करिकुलम वे में देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, री इवेल्युएशन, है ना। यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए जार्गन्स स्पेशल वर्ड्स या टर्म्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन या फील्ड में बोले जाते हैं ना। तो ये दिस इज फ्रॉम द एजुकेशनल फील्ड। री इवेल्युएशन, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग या एक्सेसिंग समथिंग अगेन, स्पेशली एग्जाम पेपर्स। और ये ज़्यादातर एग्जाम पेपर्स वगैरह में ही ये वाले वर्ड्स हम देखते हैं, ये वाला जार्गन हम देखते हैं, टर्म यूज होती है री इवेल्युएशन, जब हम दोबारा किसी का प्रोसेस को चेक करें या एक्सेस कर रहे हो। एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर री इवेल्युएशन फॉर देयर आंसर शीट्स। आंसर शीट्स उन्हें लग रहा है बच्चों को कि उनकी सही से चेक नहीं हुई है, इवेल्युएशन सही से नहीं हुआ है, मार्क्स उनके सही नहीं आए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है री इवेल्युएशन के लिए अपनी शीट्स की। फाइन, अब आपको समझ में आया री इवेल्युएशन का मतलब? वो आप ही कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम की आंसर शीट्स जो है वो प्रॉपरली चेक नहीं हुई है या मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आपको लगता है कि आपके और अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, तो आप जो है री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फ्लॉज, बेसिक वीकनेसेस और डिफेक्ट विद इन अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या होते हैं? बेसिक वीकनेसेस होना या डिफेक्ट्स होना विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना। स्ट्रक्चरल फ्लॉज मैंने अभी आपको पहले भी कराया कोलोकेशन में। द रिपोर्ट हाईलाइटेड स्ट्रक्चरल फ्लॉज इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। Okay, so this is the first paragraph of the first editorial. I have told you that in this video I have given you two editorials, है ना। एक तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट में दूंगी, जो आपका एक तरह से होमवर्क रहेगा, ताकि आपको खुद से पढ़ना भी आए, खुद से फास्ट रीडर भी बने, स्किमिंग पैटर्न भी आए, और भी जितनी भी आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स और नॉलेज है वो भी आपको मिल सके, और एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगी उस पर, लेकिन एक मैं आपको खुद कराऊंगी। दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल विच आई विल बी डूइंग विद यू, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सो लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले आप पहले इसको खुद से रीड करिए, ठीक है। ऑल दी स्टैट्स, वोकेबलरी, टर्म्स, कोलोकेशंस, इसको अच्छे से देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़िए, ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू ओनली 1 minute, रीड दिस पैराग्राफ बिकॉज इन अनदर स्लाइड देर इज वन मोर पैराग्राफ, ठीक है। इसको अदर जल्दी से रीड करें आप।
Okay, let's move to the next paragraph. So this is the second paragraph. Second paragraph है ये आपके editorial का. And read the conclusion and everything whatever the editor is writing and telling us. आप अच्छे से इसको देखें, पढ़ें, समझें, मार्क करें important points. Then we will discuss it. हम इसका in depth analysis करेंगे, ठीक है. और इन डेप्थ एनालिसिस करने का मेरा मतलब भी यही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम हमें लाइन बाय लाइन समझाइए. देखिए कुछ स्टूडेंट्स, देखिए सबके अलग अलग डिमांड्स हैं. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें नोट्स भी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जो है मैम हमें लाइन बाय लाइन समझाइए रीड करके. तो देखिए सबकी नीड्स जो हैं यहाँ पे मैं लेते हुए चल रही हूँ एडिटोरियल एनालिसिस में, कि जो है देखिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है और आपको नोट्स भी मिल जाते हैं. लेकिन मेरी तरफ से आज जो मैं चेंज लेकर आई हूँ लास्ट में जाके, कि मैंने आपको एक और एडिटोरियल दिया है, ठीक है, पैसेज दिया है हिंदू न्यूज़पेपर से ही. वो इसलिए दिया है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, रीडिंग प्रैक्टिस, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस और ज़्यादा इंक्रीज हो सके. दैट इज़ माई मोटो, ठीक है. तो मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे कह रहे हैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में और अच्छे से बेहतर तरीके से आ सके. ओके, लेट्स do the in-depth analysis of this whole editorial. So India's education system is under severe stress. अब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसके अंदर है? सीवियर स्ट्रेस के अंदर है. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है. क्यों है? द नीट फियास्को. एक तो नीट वाला जो एग्ज़ाम का सारा सिनेरियो हुआ है, सारा सीन हुआ है कि पेपर लीक हो गया है, इस तरह सारा उसका जो एक एक तरह से फियास्को उसको बोला है. फियास्को का मतलब क्या होता है? पूरा सिनेरियो. तो पूरा हॉपकॉच मच चुका है कि भाई वो लीक हो गया था, इस तरह से लीक हुआ था, राजस्थान से लीक हुआ था, क्या क्या उसका अंदर सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी. तो पहले तो ये वाली बात जो है एडिटर यहाँ पे हमें नोट करवा रहा है, द नीट फियास्को, ठीक है. ये आप देखेंगे. पहले ज़ायरेट जो अभी प्रॉब्लम है उसको फोकस नहीं करा, पहले नीट वाला फोकस करा है, which caused immense suffering to the nearly 22 lakh students exposed to deep structural flaws within the National Testing Agency, where one part conducts the G seamlessly while another appears clueless and completely out of its depth in conducting another high stakes examination. क्या बात हो रही है कि नीट की जो सारी प्रॉब्लम आई नीट की वजह से, और किसकी वजह से इफेक्ट, किसको इफेक्ट हुआ? इमेंस सफरिंग. किसको इफेक्ट हुआ? किसकी सफरिंग बता रहे हैं? 22 लाख स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर्ड फ्लॉज की वजह से उनको सफ़र करना पड़ा, ठीक है. और क्या था कि नीट का जो एग्ज़ाम था वो जो है लीक हो चुका था एग्जामिनेशन पेपर. तो ये पहले नीट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बता रहे हैं? विद इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेयर वन पार्ट कंडक्ट्स, और एक पार्ट क्या कंडक्ट करता है? जी एग्ज़ाम, जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं. देखिए आपको पता है नीट तो मेडिकल के एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं और जी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए. सीमलेसली वाइल अनदर अपीयर्स क्लूलेस एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ इट्स डेप्थ इन कंडक्टिंग अनदर हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे एडिटर हमें बता रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो फेस कर रहा है सीरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर. बहुत प्रेशर भी है और प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है. क्यों? एक तो नीट कंट्रोवर्सी हो गई, क्रिएटेड ह्यूज डिफिकल्टीज फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना. बहुत डिफिकल्टी हो गई स्टूडेंट्स के लिए, जो इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनको सफ़र करना पड़ा. और इसकी वजह से एक और चीज़ सामने आई है. रिवील्ड, क्या रिवील हुआ है? वीकनेसेस इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA की वीकनेसेस भी इसमें सामने आ गई. वाइल वन डिपार्टमेंट कुड कंडक्ट जी प्रॉपर्ली, जब एक डिपार्टमेंट जो है जी एग्ज़ाम प्रॉपर्ली कर सकता है, अनदर फेल्ड बैडली इन मैनेजिंग नीट. वो कह रहे हैं जी का एग्ज़ाम तो प्रॉपर्ली कंडक्ट हो गया है ना, और दूसरी तरफ देखा जाए तो नीट एग्ज़ाम को सही से मैनेज नहीं करा गया. तो यहाँ पे नीट और जी के एग्ज़ाम्स को रिलेट करते हुए एग्जाम्पल देते हुए वो CBSE पे आ रहे हैं. अब देखिए अब क्या कह रहे हैं.
The Central Board of Secondary Education CBSE has caused much anxiety to and harmed. देखिए एंजाइटी टू क्या कॉज किया है, एंजाइटी भी दी है और हार्म भी किया है क्या, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ सम 18 lakh students who took the class 12th exams this year and whose answer scripts were evaluated through on screen marking OSM for the first time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, जी और मेंस के एग्ज़ाम के बाद, जी के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम के बाद वो सीधा सीबीएसई पे आ रहे हैं। क्या करा सीबीएसई ने, सिमिलरली द सीबीएसई's न्यू डिजिटल इवैल्यूएशन मेथड क्रिएटेड स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स फॉर मेनी क्लास 12 स्टूडेंट्स। अब वो क्या हो गया, क्लास 12 में की जो आंसर शीट्स होंगी वो डिजिटली आपकी इवैल्यूएट होंगी, ठीक है, हाथ वाला सिस्टम गया टीचर्स का। अब वो चेकिंग ऐसे नहीं होगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू चेक होगी। और क्या नाम है उस चेक, किस तरह से इवैल्यूएट हुआ है, कौन से सिस्टम ने चेक करा है, ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM, ये आप याद रखेंगे, पहली बार हुआ है ये अभी 2026 में पहली बार क्लास 12 की आंसर शीट्स ऑन स्क्रीन मार्किंग से चेक हुई हैं, इवैल्यूएट हुई हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम में है। क्यों, क्योंकि उनके ऑब्वियसली मार्क्स जो है वो सही नहीं आए होंगे उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो वो लिख कर आए आंसर्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। It appears that little training was given to the staff scanning the answer sheets and that no SOPs were in place after consultation with experts. अभी जो प्रॉब्लम आई वो क्यों आई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बता रहे हैं एडिटोरियल कि स्टाफ को हैंडलिंग करने की, कि स्कैनिंग प्रोसेस कैसे करना है, उनको ट्रेन नहीं किया गया प्रॉपरली। एक तो ये वजह लग रही है। देयर वॉज ऑल्सो नो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब SOPs की फुल फॉर्म क्या है, कि वहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रिपेयर्ड विद एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं थे। प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम बताइए देखिए, एक तो ये है कि स्कैनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, ठीक है, स्टाफ ट्रेन नहीं था, और दूसरा जो है SOPs प्रिपेयर्ड नहीं थे। आगे देखते हैं। Yet, some 1 crore sets of answer papers were scanned in record time. Evaluators were not really put through the paces, not prepped fully for the new interface, nor their screen fatigue evaluation for its impact on scoring. अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्या बता रहे हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ आंसर शीट जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी स्कैन कर दी गई, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को हाथ से करते हैं उसमें टाइम लगता है, और कोई वही चीज़ मशीन से होती है तो 2 मिनट में हो जाती है, तो वही बात आ गई ना। तो क्या है इसमें कि बहुत सारी आंसर शीट्स क्या है, बहुत कम टाइम में और जल्दी जल्दी स्कैन करी गई हैं। द इवैल्यूएटर्स वर नॉट प्रॉपरली ट्रेन फॉर द डिजिटल सिस्टम, और जो इवैल्यूएटर्स थे जो चेक कर रहे थे उनको जो है ट्रेनिंग नहीं दी गई पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम की। कॉन्टिन्यूस स्क्रीन वर्क होने की वजह से मैं ऑल्सो हैव इफेक्टेड देयर कंसंट्रेशन एंड मार्किंग क्वालिटी। अब क्या हुआ, इवैल्यूएटर्स जो हैं कॉन्टिन्यूस स्क्रीनिंग के अंदर लगे हुए थे, स्क्रीन के थ्रू जो है, मशीन के थ्रू जो है उन्होंने आंसर शीट्स को चेक किया है, जिसकी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन जब वो बहुत देर तक, कोई भी, अगर हम लोग भी देखें, अगर स्क्रीनिंग टाइम हमारा ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली हम भी क्या होते हैं, हमें भी फैटीग महसूस होने लगती है, हमारी आइज़ में भी स्ट्रेन होने लगता है, हमारे सर में भी दर्द होने लगता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो कि कॉन्टिन्यूस स्क्रीनिंग की वजह से, स्क्रीन वर्क की वजह से, कोई कॉन्टिन्यूस स्क्रीन वर्क था, हर आंसर शीट जो है वो डिजिटली चेक हुई है, तो हो सकता है कि जो वैल्यूएटर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन और मार्किंग क्वालिटी इसकी वजह से इफेक्ट हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। Ideally, OSM should first be tested on the smaller subset of answer sheets in parallel with the regular mode to evaluate whether there is any statistical significant deviation in scores between the two methods. तो ये क्या अब आर यहाँ पे अपना आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, राइटर क्या अपना आइडिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे कि पहले OSM को जो है ना थोड़ा से सेट ऑफ आंसर शीट्स के साथ देखना चाहिए था, टेस्ट करना चाहिए था, और साथ ही साथ पैरेलल विद रेगुलर मोड, मतलब रेगुलर मोड से भी जो होती है आंसर शीट्स वो भी चेक करते हैं, और जो है इस टेक्नोलॉजी को भी चेक करते हैं साथ साथ। उन्होंने क्या करा, टेस्ट नहीं करा, डायरेक्टली क्लास 12 की जो आंसर शीट है सबको इसी तरह से इवेल्युएट कर दिया, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। दैट द CBSE शुड फर्स्ट हैव टेस्टेड द न्यू ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे पहले चेक करते, टेस्ट करते, बिफोर अप्लाइंग इट टू ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करने से पहले, ठीक है। दिस टेस्टिंग वुड हैव शोन, अगर हम ये करते तो इससे पहले ही हमें पता लग जाता whether the digital system produced different results compared to traditional checking। अगर हम पहले से इसे टेस्ट करके देख लेते तो क्या होता, हमें पता लग जाता
इसके डिफरेंसेस, इसके इफेक्ट्स, इसके कॉजेज, है ना, हमें पता लग जाए, डिफरेंसेस पता लग जाते हैं कि जो हम हाथ से चेकिंग करते हैं वो ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा क्वालिटी अच्छी, या हम जो मशीन का यूज़ कर रहे हैं, OSM का यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस वुड हैव borne out whether the system was truly prepared for what was presented as a reform and allowed corrective measures before full scale adoption। तो यहाँ पे एज अ रिफॉर्म OSM को कैसे निकाला गया था, एजुकेशन रिफॉर्म की तरह इसको लाया गया था, ठीक है, कि इसकी चेंज करेंगे और इस तरह से आंसर शीट्स चेक हुआ करेंगी। तो इसको पूरी तरह से ट्रूली प्रिपेयर होने से पहले, मतलब पहले प्रिपेयर होना था इसको, है ना, ट्रेन होना था, चेक करना था, टेस्ट करना था, जो कि नहीं करा गया। और इसको जो है एज अ रिफॉर्म लाके एक तरह से उसको सारे स्टूडेंट्स और सारे आंसर शीट्स पे इसको अप्लाई कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, है ना, फुल स्केल अडॉप्शन। अब देखते हैं, इट अपीयर्स नन ऑफ दिस वाज बिजनेस। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का बिजनेस ही नहीं था ये। मतलब बिजनेस का मतलब क्या है, CBSE डिड नॉट फॉलो दिस केयरफुल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, CBSE ने बहुत लापरवाही से लिया इस चीज़ को। एक बार और देख लेते हैं, इफ प्रॉब्लम्स हैड बीन फाउंड अर्ली करेक्टिव स्टेप्स कुड हैव बीन टेकन, है ना। करेक्टिव मेजर्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना अभी कोलोकेशन में, अगर ऐसा हम पहले टेस्ट कर लेते, चेक कर लेते, तो करेक्टिव स्टेप्स जो हम पहले से ले सकते थे। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, अब एडिटोरियल क्या का जो है राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि उन्हें ऐसा लग रहा है CBSE डिड नॉट फॉलो दिस केयरफुल प्रोसेस। CBSE जो है ये केयरफुल प्रोसेस उसने सही से नहीं फॉलो किया है। आगे देखते हैं, द रिजल्ट अ क्लियर रिडक्शन इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विच वॉज टू सिग्निफिकेंट टू बी डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। अब क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है स्टूडेंट्स का, कि हम लापरवाही से नहीं इसको पीछे छोड़ सकते या इसको अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। अब सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। मैनी स्टूडेंट रिसीव लोअर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड। बहुत सारे बच्चों के जो हैं उनके एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा थे मार्क्स की, लेकिन उन्होंने क्या रिसीव करा है, लोअर मार्क्स आए हैं। ओके, the reduction in performance was so large that it could not be considered a simple accident। कह रहे हैं ना कि रिडक्शन इतना ज़्यादा है परफॉर्मेंस के अंदर, क्लास 12 के अंदर जो अभी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, वो इतना ज़्यादा है कि इसको जो है सिंपल एक्सीडेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बात आ रही है, when students received their scanned answer scripts, जब स्टूडेंट्स ने अपनी रिसीव करी scanned answer scripts, their fears appear to have been validated। Widespread reports of mismatched scripts, unevaluated supplementary sheets and unclear scans flooded social media। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, जब स्टूडेंट ने चेक करा अपनी स्कैन आंसर शीट्स को, मतलब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई, जब उनको, जब देखिए स्टूडेंट्स के पास जब आंसर शीट मार्क्स आए, उनको लगा कि भाई हमारे तो बहुत कम नंबर है, उनको तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा। अब रीवैल्यूएशन के बाद जब उनको अपनी आंसर स्कैन आंसर शीट्स मिली देखने के लिए, तो उन्होंने मिस्टेक्स देखी। क्या, मैनी फाउंड मिस्टेक्स सच एज मिसिंग पेजेस मिसिंग थे उनके आंसर शीट में से। अनचेक्ड सप्लीमेंट्री शीट जो हम लास्ट में लगाते हैं आंसर्स को भरने के लिए, फुल अप करने क्लास 12 में लगाते थे, तो वो जो है क्या है, अनचेक्ड है। एंड पुअर क्वालिटी स्कैन्स, और जो स्कैन्स हुए हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या उन्होंने बच्चों ने देखी रीवैल्यूएशन के बाद जब उन्होंने अप्लाई करा क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने। अभी की बात हो रही है, करंट अफेयर भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, करंट न्यूज़ भी हो गई। तो क्या देखा उन्होंने कि जो है रिवैल्यूएशन के बाद जब उन्होंने अपनी स्कैन आंसर शीट्स ली, तो मिसिंग पेजेस थे उसमें, अनचेक्ड सप्लीमेंट्री शीट्स थी और पुअर क्वालिटी स्कैन्स के थे। एज अ रिजल्ट कंप्लेंट स्प्रेड रैपिडली ऑन सोशल मीडिया। और इसकी वजह से क्या हुआ है, आप हाल ही में देख रहे हैं, सोशल मीडिया भर चुका है कंप्लेंट से स्टूडेंट्स की। Fine, this is very important. While many students complained that they had not received their scanned copies, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें तो अपनी स्कैन कॉपीज ही नहीं मिली। To tamp down anger, the CBSE had slashed the fees of accessing answer scripts and revaluation by promising refunds where revaluation was found to be justified। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब CBSE ने क्या करा, जब ऐसा होने लगा, बच्चे ऐसा करने लगे सोशल मीडिया पे, तो अब CBSE ने क्या करा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मैनी स्टूडेंट्स पर अपसेट, बहुत अपसेट थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है, जब बहुत सारे बच्चों को अपनी रिवैल्यूएशन अप्लाई करने के बाद जो उन्होंने अपने आंसर शीट्स मिली नहीं, उनको रिसीव ही नहीं हुई स्कैन आंसर शीट्स। अब रिड्यूस पब्लिक एंगर, पब्लिक का एंगर बहुत बढ़ चुका है, तो रिड्यूस करने के लिए पब्लिक एंगर को CBSE ने क्या करा, लोअर्ड द फीस फॉर ऑब्टेनिंग आंसर स्क्रिप्ट्स। क्या करा, फीस को लोअर कर दिया, किस चीज़ के लिए, कि वो आंसर स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्टेन करें और अप्लाइंग फॉर रीवैल्यूएशन, ठीक है। क्या करा,
CBSE lowered the fees for obtaining answer scripts and applying for revaluation. उसने क्या करा, फीस को लोअर कर दिया. The board also promised refunds if mistakes in evaluation were confirmed. बोर्ड ने ये भी बोला है, प्रॉमिस किया है कि रिफंड्स दे दिया जाएगा आपको अगर इवैल्यूएशन आपका कंफर्म्ड है. आगे देखते हैं. मोर देन 1.25 lakh students applied for accessing nearly 4 lakh answer scripts within a few hours of the window opening. ऐसा कभी नहीं हुआ है. अभी आप देखिए कितना बड़ा ये स्टैट्स आया कि 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है अपने रीवैल्यूएशन के लिए, अपने आंसर शीट्स को देखने के लिए. ठीक है, कितनी आंसर शीट्स को देखने के लिए अप्लाई हुआ है? कम से कम 4 लाख आंसर शीट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स के लिए, वो भी बहुत कम घंटों के अंदर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ दिस इशू बिकेम वेरी सीरियस बिकॉज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स क्विकली अप्लाइड टू एक्सेस देयर आंसर शीट्स. ना, उन्होंने अप्लाई किया है जल्दी जल्द बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने अप्लाई किया ताकि वो अपनी एक बार एक्सेस कर सके आंसर शीट को जब ये प्रॉब्लम सामने आने लगी. तो दिस इज द होल सिनेरियो व्हिच इज गोइंग ऑन within the CBSE procedures. Since then, the deadline for script access was extended repeatedly before ending on 25 May. अब क्या हुआ है, CBSE repeatedly extended the deadline because a very large number of students wanted access to their answer sheets. CBSE ने क्या करा कि उन्होंने भी तो जो है डेट को आगे बढ़ा दिया ताकि और बच्चे जो हैं वो अपनी आंसर शीट्स को एक्सेस कर सकें. The CBSE has not yet revealed the plans for revaluation, which is likely to be a higher order this year. और क्या हुआ है? However, the board still has not clearly explained how the revaluation process will happen. है ना, revaluation process कैसे होगा? The education minister has said that the IITs have now been involved in troubleshooting. अब देखिए किस पे इल्ज़ाम आ रहा है. इल्ज़ाम आ रहा है IITs पे. अब क्या कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर? Stated that IIT experts are now helping solve the technical and evaluation related problems. कि जो IIT वाले एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी IIT में एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, उन्होंने हेल्प करी इस टेक्निकल इशू के अंदर, इवैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर. तो ये इस साल का बहुत बड़ा एक जो है धमाकेदार न्यूज़ आप कह सकते हैं, बॉम्बार्ड न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है. जो रिवैल्यूएशन पहले हाथ से करते थे टीचर्स, अच्छे से आंसर शीट्स को रिवैल्यूएट करते थे, उसके मार्क्स जो है बिल्कुल डिफरेंट आते थे, लेकिन अब ये मशीन से हुआ है, टेक्निकल वे में हुआ है. तो इसमें बहुत सारी बातें उठ रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों ने फेस करी हैं जब अपने आंसर शीट्स को उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया. ठीक है, what is at stake is not just the CBSE's credibility but also the future of lakhs of students. अब क्या है, the editorial concludes by saying that this issue is not only about the reputation of CBSE but also about the careers and futures of many students. Obviously, class 12th important class है और इसमें अच्छे मार्क्स लाना भी important है. इसी के ऊपर आपके करियर्स और फ्यूचर्स भी बेस्ड होते हैं. तो क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, बात किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कि सिर्फ ये CBSE के रेपुटेशन की बात नहीं है, यहाँ पे करियर्स और फ्यूचर्स की बात आ गई स्टूडेंट्स की. ठीक है, द इमीडिएट टास्क before the CBSE is to carry out the revaluation to the satisfaction of students. A long-term task would be to honestly address the root cause of the fiasco and implement solutions. अब कह रहे हैं कि CBSE को क्या करना चाहिए. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CBSE इज़ टू कंडक्ट, यहाँ है ना बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए. ये भी कंक्लूजन दो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल का. ठीक है, इसमें आपको सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड्स, रिफॉर्म्स वगैरह मिल जाते हैं कंक्लूजन पार्ट में. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है CBSE की कि कंडक्ट करना फेयर एंड सेटिस्फैक्ट्री रिवैल्यूएशन. अब रिवैल्यूएशन हो रहा है, दोबारा से चेकिंग हो रही है आंसर्स की, तो आंसर शीट्स की. तो क्या है कि क्या बता रहे हैं, CBSE की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर से रिवैल्यूएशन जो करे फेयर और सेटिस्फैक्ट्री वे में करे. ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया, CBSE खुद कह रहा है कि हम IIT एक्सपर्ट्स की जो है साथ में हेल्प ले रहे हैं और वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं. तो एडिटर भी यही कह रहे हैं कि अब उन्हें सही से करना चाहिए. इन द लॉन्ग रन द बोर्ड मस्ट आइडेंटिफाई द रियल कॉजेज ऑफ द फेलियर एंड इंट्रोड्यूस परमानेंट इंप्रूवमेंट्स टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स अगेन. और क्या कह रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिटर, कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में द बोर्ड मस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या रियल कॉज क्या है फेलियर का, और इंट्रोड्यूस करना चाहिए परमानेंट इम्प्रूवमेंट, ताकि जो फेलियर्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें बार बार ना हों. स्पेशली टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 12th और मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि नीट का एग्जाम यहाँ पे लीक हुआ, जी एग्जाम, जितने भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द होल एडिटोरियल. नाउ कमिंग टू दी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए. देखिए, क्रेडिबिलिटी, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल फ्लो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑन स्क्रीन मार्किंग,
SOPs, इनकी मैंने देखिए फुल फॉर्म आपको बताई, सबको आपको याद रखनी है, एब्रीविएशंस भी। इवेलुएटर्स, स्क्रीन फटीग, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिविएशन, को करेक्टनेस, करेक्टिव मेजर्स, फुल स्केल एडॉप्शन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, री evaluation, supplementary sheets, troubleshooting, root causes, implement solutions, हाई स्टेक एग्जामिनेशन, एंग्जाइटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस to large-scale public examination reforms in India, consider the following statements. You have to read these statements, first, second and third. Which of the statements given above are correct? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा जो statement है वो सही है according to the question asked? Read the questions, read the question and options together and answer me. You can think about the answer because answer is written already here. आप सोचिए क्या हो सकते हैं। रीड करने से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है ना इन चीज़ों के अंदर। प्रैक्टिस करने से आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की जो थिंकिंग है, सोचना समझना कि अब क्या आंसर करना है, क्वेश्चंस आएंगे डिफ़िकल्ट वे में, है ना, तो गलत भी ऑप्शन आप मार कर आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने एडिटोरियल को अच्छे समझ लिया, कोई भी पैसेज है फैक्चुअल बेस्ड है, एडिटोरियल बेस्ड है, करंट न्यूज़ पे है, कुछ भी है, तो अगर आपने आप वो समझ लिया तो अब आपको आंसर करना भी हर तरह से आना चाहिए। ठीक है, रीड दी ऑप्शंस। So what is the answer? C is the correct answer. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, जिसका जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल फीचर ऑफ द क्रेडिबल पब्लिक एवेल्युएशन सिस्टम? इनमें से देखिए 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर मैंने आपको दे रखा है इस वीडियो में, तो आप इसमें रीड करें, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तो आप बताएंगे इसमें से कि कौन सा मोस्ट असेंशियल फीचर है क्रेडिबल पब्लिक एवेल्युएशन सिस्टम का। So what is the answer? C is the correct answer. Public coincidence in fairness and accountability. Okay. Next question देखते हैं. Consider the following statements regarding institutional accountability in democratic governance. Read the options, statements और मुझे बताएं कौन सा इसमें सही है। आंसर करें, और अगर आंसर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी गिवन है तो आप आंसर को सोचें, उसके बाद आंसर आप चेक कर सकते हैं अपना। सो व्हाट इज द आंसर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अ गवर्नमेंट एजेंसी इंट्रोड्यूसेस अ नेशन वाइड डिजिटल रिफॉर्म। एक गवर्नमेंट एजेंसी ने क्या करा, इंट्रोड्यूस कर दिया नेशन वाइड डिजिटल रिफॉर्म्स विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ना कोई ट्रेनिंग दी, ना कोई टेस्टिंग करी, ना कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल करा मैकेनिज्म्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज इज मोस्ट लाइकली? अब बताइए, अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट एजेंसी करे, है ना, नेशनल वाइड डिजिटल रिफॉर्म निकाल के, जिसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह ना हो और टेस्टिंग ना हो, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन हैं, रीड देम एंड थिंक अबाउट द आंसर। बी इज द राइट आंसर। डिक्लाइन हो जाएगा क्या? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट, है ना, खत्म होने लगेगा। आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम्स? इसमें से कौन सा ऐसा है प्रिंसिपल जो गुड गवर्नेंस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर? रीड दी 4 ऑप्शंस। What is the correct answer? C. Ensuring transparency, accountability and accessible grievance redressal. Okay. नेक्स्ट देखते हैं। हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़े से यूपीएससी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मोर डिफ़िकल्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एग्ज़ाम्स। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं इन वोकेबलरी, इन स्ट्रक्चर, इन कंटेक्स्ट देन अदर एग्ज़ाम्स। तो मैं आपको इसी वजह से
थोड़े से यूपीएससी पैटर्न से देती हूँ और थोड़े से दूसरे पैटर्न से। तो एडिटोरियल से ही कर रहे हैं हम, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आगे कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीज भी, उन पे वीडियोस भी देकर आऊँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के पैसेजेस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे उन पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूसेस a technological reform without proper pilot testing। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने क्या करा, इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म को प्रॉपर पायलट टेस्टिंग के बिना। विच प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस इज मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है गवर्नेंस का जो मोस्ट कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। रीड द ऑप्शंस एंड देन यू कैन चेक द आंसर। अकाउंटेबिलिटी, ओके, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी अप्रोच, इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट करता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी अप्रोच को। रीड द ऑप्शंस। देखिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हाल फिलहाल में अभी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स आई हैं, इसके ऊपर एक आध पैराग्राफ या कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, चाहे स्कूल के बच्चों के लिए हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो नीट या जी के एग्जाम्स हो। तो इसको अच्छे से आप समझिए। ठीक है, दिस इज़ ऑन द सीबीएसई पैटर्न, दिस इज़ ऑन द सीबीएसई मिस्टेक्स व्हाट दे हैव डन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई स्टाफ को, वैल्यूएटर्स को, है ना, टेस्ट नहीं किया गया पहले से टेक्नोलॉजी को, और उन्होंने क्या करा, स्कैन बेस्ड सिस्टम्स निकाल दिए। तो दिस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पायलट टेस्टिंग बिफोर लार्ज स्केल ऑप्शन। पायलट टेस्टिंग की जाए, वही मैं आपको बता रही थी कि पायलट टेस्टिंग की जाए लार्ज स्केल अडॉप्शन से पहले, है ना, सब पे लागू करने से पहले एक चीज़ को ये कि पहले छोटी सी चीज़ पे टेस्ट कर लें। जैसे वही बात है ना, हम कोई क्रीम खरीदते हैं या कोई भी हम कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि आप उसे पहले टेस्ट करें, अपने हाथ पे यहाँ टेस्ट कर लें या लिप्स के पास या कान के पीछे, पूरे चेहरे पे लगाएं, उसका क्या इफ़ेक्ट हो कुछ नहीं पता, इसलिए उसे बोला जाता है कि पहले आप छोटा सा टेस्ट करें कि पता लग जाए कि आपकी स्किन इसको अडॉप्ट कर रही है। वो यहाँ ही कह रहे हैं कि पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले, स्कैनिंग सिस्टम को अप्रोच करने से पहले पहले आप छोटे से टेस्ट कर लीजिए, ताकि पता लग जाए कि कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, कोई इशूज़ तो नहीं आ रहे। आपने सारे ही स्टूडेंट्स पे इसको आंसर शीट्स पे जो है अडॉप्ट कर लिया, जो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सीबीएसई रिफॉर्म प्रोसेस वाज, क्या है बताएं। रीड द ऑप्शंस। सी इज द राइट आंसर, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। क्या था कि प्रिपरेशन जो है वो नहीं थी प्रॉपर तरीके से, और टेस्टिंग हुई पहले से वो सही नहीं थी, टेस्ट नहीं किया गया था इम्प्लीमेंटेशन से पहले। पैसेज के अकॉर्डिंग मेजर क्रिटिसिज्म है ये अगेंस्ट सीबीएसई रिफॉर्म प्रोसेस। सीबीएसई के रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो यही है कि इवैल्यूएटर्स की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। ठीक है, टेस्टिंग नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, और टेस्टिंग नहीं थी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द टोन ऑफ द एडिटोरियल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एडिटोरियल की राइटर की, अगर एडिटोरियल नहीं है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे क्या आएगा, राइटर, नरेटर। ठीक है, तो द ऑथर इस तरह से आएगा, द टोन या टोन ऑफ द आर्टिकल इस तरह पूछ लेंगे। द टोन ऑफ द एडिटोरियल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब, किस तरह की टोन है आज, क्रिटिकल येट सॉल्यूशन ओरिएंटेड। क्रिटिकल तो है, क्रिटिसाइज तो वो कर रहे हैं, है ना, सीबीएसई रिफॉर्म्स के, लेकिन क्या है, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि क्या, लास्ट मैंने आपको कंक्लूजन समझाया था ना, उसमें क्या था, सॉल्यूशन बता रहे थे वो। तो क्या कह रहे हैं रीडर कि क्रिटिकल तो है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज implicit इन द एडिटोरियल, आपको बताना है इनमें से कौन सा assumption क्या है, implicit है एडिटोरियल के अंदर। रीड द ऑप्शंस। C is the right answer. Institutional credibility depends on procedural fairness. Okay. Which of the following can be inferred from the editorial regarding public institutions? Inferred मतलब conclude कर सकते हैं आप, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, conclusion based, inference based, elimination based, statement based,
वोकेबलरी बेस्ड ये क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, टोन पे आते हैं, ठीक है, तो ये आपको करने ही करने हैं। तो इसमें क्या पूछा है, कंक्लूजन पूछा है, क्या है एडिटोरियल रिगार्डिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे, तो क्या बताएंगे आप इसका, रिफॉर्म्स विदाउट कैपेसिटी बिल्डिंग में क्रिएट सिस्टमिक रिस्क। रिफॉर्म्स बना दिए जाए कैपेसिटी बिल्डिंग के बिना, वो क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं सिस्टमिक रिस्क को, ठीक है। ये दिस इज द होल इन्फ्रेंस वी हैव गिवन फ्रॉम द एडिटोरियल। क्या पूछा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आप कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द एडिटोरियल रिगार्डिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। अब देखें एक और क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है इसमें, द सीबीएसई's क्रेडिबिलिटी वाज क्वेश्चनड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम, है ना। सीबीएसई की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, स्टूडेंट्स और पब्लिक क्वेश्चन कर रही है क्या, कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग का, खत्म। रीजन क्या है, स्टूडेंट्स रिपोर्टेड इश्यूज सच एज मिसमैच स्क्रिप्ट्स हैं एंड अनइवैल्यूएटेड सप्लीमेंट्री शीट्स है ना। तो ये बिल्कुल सही है, जो रीजन दिया गया है असर्शन का वो बिल्कुल सही है। देखिए आंसर भी यही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्योंकि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ये क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं, ठीक है, कर रहे हैं आपको। और आपको अगर एडिटोरियल समझ में आ गया तो ये भी आप क्वेश्चंस फटाफट से अच्छे से मार्क कर कर आएंगे, सही वो भी। मैच दी फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ज़रा सोचिए क्या हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी का क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, रिवैल्यूएशन, ये सब आपको मैंने करा दिए हैं इसी वीडियो में ना। सो आप लिस्ट सेकंड को मैच करिए क्या क्या हो सकता है और यहाँ पे अपना आंसर चेक करिए, है ना। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। ए का क्या है, अकाउंटेबिलिटी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी का वर्ड याद रखेंगे, क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अपने एक्शंस की, ठीक है। बी का क्या है, सेकंड, ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपन प्रोसीजर्स, मैंने आपको बताया था, है ना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, ओपन प्रोसीजर्स। चलिए देखते हैं सी का क्या है, क्रेडिबिलिटी, फर्स्ट पब्लिक ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट, क्रेडिट्स, क्रेडिट से आप याद रखिए, क्रेडिट होना, क्रेडिट अगर किसी के पास होता है तो पब्लिक हम लोग ट्रस्ट करते हैं ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक्शंस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्शंस की। ट्रांसपेरेंसी मतलब खुला ओपन प्रोसीजर। और डी का क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग आंसर स्क्रिप्ट, दोबारा से आंसर स्क्रिप्ट को चेक करना, री इवैल्यूएट, ओके। अब जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द एडिटोरियल आर्गुमेंट, रीड द ऑप्शंस। What would be the answer? B. Independent audits also found irregularities in scanned answer sheets. Okay. Next. So this is the second editorial which I am talking about. ठीक है, मैं पहले से ही बात कर रही हूँ शुरू से इस वीडियो में कि मैं आपको सेकंड एडिटोरियल दूंगी प्रैक्टिस के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड यू कैन सी द हेडिंग, बेड फेंसेस ऑन मार्को रूबियोज इंडियाज विजिट, मार्को रूबियोज विजिट वाज एन अपॉर्चुनिटी to mend economic and energy ties. So this is an international issue, ठीक है। आप, है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको अच्छे से आप रीड करें, समझें, और उसके बाद दिस इज योर होमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सेंट्रल कंसर्न हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल रिगार्डिंग करंट इंडिया यूएस रिलेशंस। अब आपको एडिटोरियल पढ़ने के बाद बताना है, ऑप्शंस आपके गिवन हैं, दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है। बताना है कि सेंट्रल कंसर्न क्या हाईलाइट करा है एडिटर ने, किसके ऊपर, रिगार्डिंग इंडिया यूएस का क्या रिलेशंस है, ठीक है। तो आपको मुझे ज़रूर देना है इसका आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ के रीड आउट करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह देखेंगे, मीनिंग वगैरह देखेंगे, उसके बाद आप ये जो है इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन का। तो दिस इज़ द होल एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। हमने आज 2 एडिटोरियल्स कर लिए, और फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया करा ताकि आपको पता लगे कि इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल टेल यू अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज नेशनल इशू, सेकंड इज इंटरनेशनल इशू, ठीक है। For now this is the end of the class of this session. I will be meeting you in the next class, next video. I hope you like this session and editorial analysis. All the new students who are listening, taking part, like, share and subscribe, press the bell button as well, and thank you for watching. Have a nice day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.